अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान 4 चेंजेस के साथ मैदान में उतरा। उनमें से कुछ एक्सपेक्टेड थी, मगर कोई ये सोच नहीं पा रहा था कि अब्बास को भी पाकिस्तान बेंच कर सकता है। किसी को लगा कि शायद कोई निगल है, कोई इंजरी है या कोई और इशू होगा, इसलिए अब्बास को बिठाया। मगर टॉस के ऊपर कप्तान बाबर आजम ने बताया कि पिच को देखकर, कंडीशन को देख के ये फैसला किया गया है अब्बास को ना खिलाने का। अब ये लग रहा है कि स्लो पिच है, तो हो सकता है मोहम्मद अब्बास जो अपने सेकंड स्पेल में मिड 120 के पेस के साथ बॉलिंग करते हैं। बट दूसरी तरफ देखें, मोहम्मद अली की बहुत बाय द वे। सो अभी खैर इस फैसले के ऊपर अकेले बाबर का नहीं होगा, टीम मैनेजमेंट का सबका मिला के ये फैसला होगा। बट मेरा मानना है कि अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि मैच का रिजल्ट देख लिया जाए, या मैच को पूरे जो बाकी दिन है वो देखे जाए, तब समझ में आएगा ये फैसला ठीक था, क्योंकि पिच उन्होंने देखी है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है और टीम मैनेजमेंट भी वहां पर मौजूद है, उमर गुल भी है। सो मुझे लगता है कि अगर खाली इस इशू को लिया जाए कि नहीं स्लो पिच है, तो आप अब्बास के, अभी पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेली थी, सबसे ज्यादा विकेट्स अब्बास की थी, 10 विकेट्स उनकी हैं। पाकिस्तान में सबसे कम एवरेज के साथ जिन्होंने टेस्ट में बॉलिंग कर रखी है वो मोहम्मद अब्बास हैं। सेकंड नंबर पे ग्रेट इमरान खान आते हैं। सो आप इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यूएई के अंदर 6 मैचेस में 27 विकेट्स हैं उनकी, यूएई के अंदर। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि स्लो पिच की अगर बात की जा रही है, तो वो अलग बात है कि उस वक्त उनका पेस अब के पेस से थोड़ा बेहतर जरूर था, अब के पेस से थोड़ा बेहतर जरूर था। आखिरी 5 मैचेस में 28 विकेट्स उन्होंने ली हैं 2.28 की इकोनॉमी के साथ। बाय द वे दोस्तों, इन बिशप ने बाबर आजम की कप्तानी पर कड़ी तनकीद भी की है कि थर्ड स्लिप पे बहुत बार बॉल गया है, और इवेंचुअली मोहम्मद अली बाबर आजम के पास गया कि यार यहाँ पे थर्ड स्लिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कैचेस भी उधर से गए, शायद बाउंड्री बचाने के चक्कर में। मुझे लगता है कि टेस्ट के अंदर विकेट लेना जारहाना कप्तानी कहलाई जाती है, कि आप रन की परवाह नहीं करते कि विकेट आपको अर्ली लेनी है, खासकर जब स्लिप निकल रही है, एक नहीं, दो नहीं, 3 निकल रही है, तो फिर वहां पे खड़ा करना जरूरी है। और इन बिशप ने फ्रस्ट्रेशन में आकर फिर बाद में बाबर आजम की कप्तानी पर पुअर स्टफ कहा। मुझे लगता है कि इससे पहले पिछले टेस्ट मैच में भी बाबर आजम की कप्तानी में इस फील्ड सेट के हवाले से तनकीद हुई, उससे पहले भी होती रही है, और इस टेस्ट मैच पर्टिकुलरली भी पहले दिन के अंदर ही उनकी कप्तानी को लेकर इस बात पर इन बिशप ने तनकीद की। बाय द वे, इसी ग्राउंड के अंदर इन बिशप ने पाकिस्तान के खिलाफ पांजा लगाया हुआ है, और जो पाकिस्तान ने मैच यहाँ पे खेला था, मुझे याद है कि बासित अली का वो डेब्यू टेस्ट मैच था, और उसी मकरम बतौर कप्तान उनका पहला टेस्ट मैच था। फिनल भी एक ऐड किया पाकिस्तान ने। सो एट द मोमेंट सिर्फ यही सरप्राइज जरूर मिला कि अब्बास को क्यों ड्रॉप किया, और उनकी जगह पे कोई अगर है तो वो भी कोई 150 के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे। बट मोहम्मद अली ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग किया, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर उबैद शाह को शामिल किया है, लाइक आमिर जमाल नहीं है, और शान मसूद जिनका था कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है वो नहीं है, अब्बास नहीं है। जो एड ऑन किए हैं, अवैध जफर को पाकिस्तान ने शामिल किया है, उबैद शाह को शामिल किया है, यानी 2 और डेब्यू जो है वो पाकिस्तान ने कराए हैं। और आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि आखिरी 27 मैचेस में पाकिस्तान ने 19 डेब्यू करवा दिए हैं। आखिरी 27 मैचेस में पाकिस्तान के टेस्ट में 19 डेब्यू बनते हैं। और जब डे क्लोज हुआ 239 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट है, मुझे लगता है एक रीजनेबल है दोनों साइड के ऊपर। शायद वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा एज होगा कि थोड़ी बेहतर पोजीशन के ऊपर है, खासकर ग्रीव्स खड़े हैं 64 रन के ऊपर, 34 के ऊपर रोशन चेस खड़े हैं। अच्छा, रोशन चेस का मैं आपको बताऊं, 2017 में जब पाकिस्तान टीम वहां पे गई थी, तो उसने दोनों मैचेस में लगातार 100 किए थे। इंडिया के खिलाफ 200 कर चुका है, उनमें से 100 हैदराबाद के अंदर भी इंडिया ने किया है। अभी जब श्रीलंका की टीम थी 190 के पास रन इन्होंने किया। सो बड़ी इनिंग खेलने का ये रखते हैं, 600 हैं इनके, अगर एवरेज बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, बट आप समझिए ना, मुझे लगता है कि बड़े अंडररेट ऑलराउंडर हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और खासकर वनडे और टेस्ट के अंदर तो रेगुलर खेलते हैं, बड़े कमाल क्रिकेटर हैं। अभी अगर 34 ईयर के हो चुके हैं, बट बेहतर, बड़े शानदार है, इनका उतना जिक्र नहीं होता जितना ये डिजर्व करते हैं। फिर ग्रीव्स की बात करते हैं, पिछले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पांजा लगाया था, और मैंने उस वक्त बोला था कि पाकिस्तान जरा ये जो टेल में खड़े थे तो रन नहीं कर पाए थे, तो मैंने उस वक्त बोला था कि ये बड़ा, जिसे बोलते हैं ना, लिथल टाइप का बैटर है, क्योंकि आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखें ग्रीव्स का भी, इसने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के अंदर क्राइस्टचर्च में 200 किया हुआ है। 180 रन की इनिंग भी इसने खेली हुई है। बाय द वे, एक और 100 किया हुआ है, शायद बांग्लादेश के खिलाफ किया हुआ है। 100 इसकी 50 सिर्फ 2 हैं, अब 3 हो गई हैं, और 100 भी इसके 3 हैं। और ये इसकी कन्वर्जन बहुत जबरदस्त है कि ये 50 से 100 की तरफ जाता है और फिर लंबी इनिंग खेलता है। अगर इसके साथ दूसरा भी खड़ा, और दूसरी तरफ कौन खड़े, रोस्टन चेस खड़े। सो ये दोनों में से किसी का भी आउट होना पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। एक आमिर जामू जो खेल रहे हैं वो भी बड़े कमाल बैटर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की 3 इनिंग में बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं वो, बट वो भी जबरदस्त बैटर है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हम वेस्ट इंडीज को ना, मैं भी बहुत बड़ी टीम नहीं मानता, और है भी नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट इनके 3-4 क्रिकेटर ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त हैं। टेस्ट में अमूमन हम इनको T20 पे बड़ा रैंक करते हैं, बट टेस्ट के अंदर भी उनकी ठीक ठाक उनकी छाप है। सो बॉलिंग जबरदस्त है, बैटिंग जबरदस्त है, ऐसे प्लेयर्स टीम के अंदर शामिल हैं जो टेस्ट में लंबी लंबी इनिंग खेल पाते हैं। सो ये जस्ट थोड़ा सा मैं इसमें बात करना चाह रहा था। बाकी उबैद शाह हैं, उनका डेब्यू हुआ है 16 मैचेस में, 72 विकेट्स उन्होंने पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास में ले रखी हैं। 2 पांजे हैं, एक उनका 10 विकेट हॉल भी है एक मैच के अंदर, और दूसरे अवैध जफर है। अवैध जफर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर से कि यार ये बड़ा शानदार बैटर है। आप इनकी इकोनॉमी, इनकी स्ट्राइक रेट देखें, टेस्ट के अंदर भी तो 69 पॉइंट यानी 70 की बनती है, वनडे के अंदर तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट के साथ डोमेस्टिक में खेलते हैं, अगर वहां पे सिर्फ 100 है, बट फर्स्ट क्लास में शायद 6 या 700 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इनके बारे में है कि किसी भी पोजीशन के ऊपर फ्लेक्सिबल है, किसी भी पोजीशन के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको मिड ऑर्डर में ही खिलाएंगे, और ये ओवरऑल इनका बनता है कि अवैध जफर, तो 2 पाकिस्तान के डेब्यू बनते हैं। अवैध जफर ने 34 फर्स्ट क्लास मैचेस में 42 की एवरेज से 700 किए हैं, और हाईएस्ट इनका 178 है। स्ट्राइक रेट मैंने आपको बता दिया कि 69 के ऑलमोस्ट इनकी स्ट्राइक रेट है। सो ये एक ओवरऑल पाकिस्तान का खुलासा है। पाकिस्तान ने जो पहली इनिंग में बॉलिंग की है, और 2 स्पिनर ऐड किए हैं, साजिद खान भी हैं, अली उस्मान भी हैं, तमाम बॉलर ने एटलीस्ट एक विकेट तो जरूर लिया है, बट
उबैश शाह थोड़े से कॉस्टली जरूर हैं, उनको रन बहुत मुझे बोलते हैं ना कि इकोनॉमी बहुत है, 6.22 की इकोनॉमी है, 9 ओवर में 56 रन दिए हैं, कोई मेडल नहीं किया। मुझे फौरन वो याद आ गया कि जब हमने नसीम शाह जो इन्हीं के भाई हैं और मूसा खान को डेब्यू करवाया था, शायद वो भी बहुत अर्ली करवा दिया था, ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर पाकिस्तान ने डेब्यू करवा लिया था, वकास यूनुस कोच थे और स्कूल बॉय कहते थे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर नसीम शाह को, इतनी छोटी एज के अंदर हमने डेब्यू करवाया। उसके बाद आज दोनों दूर दूर तक पाकिस्तान के मतलब टेस्ट सिस्टम के अंदर तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। सो मुझे लगता है कि उबैश भी तगड़ा बॉलर है, बट डायरेक्ट टेस्ट के साथ आना, क्योंकि हमने उनको जो पहचाना करते हैं, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, बट हमने जो पहचाना या हम जो उनको देखते हैं या आप उनको 18 की तरफ से खिलाते हैं तो वो टी20 में खिला रहे हैं, या हमने उनको पीएसएल में देखा है। सो डायरेक्ट टेस्ट के साथ कहीं अर्ली ना हो जाए, बट अगेन अभी पहला दिन है, पहला उनका डेब्यू टेस्ट है। अभी आगे मुझे लगता है कि जब पिच थोड़ा सा उनका साथ देगी, बॉल थोड़ा रिवर्स हो रहा होगा, तो शायद आपको थोड़ा बेहतर मिले। एटलीस्ट स्पेस को ऐड करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। और अब्दुल्ला शफीक भी पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं, 2025 साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच जो खेला था उसके बाद दोबारा उनकी अब पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। वहीं पर ही ग्लोबल सुपर लीग लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे थे, 3 मैचेस में 41 रन उन्होंने किए थे और वहीं से वो पाकिस्तान टीम में शामिल हो गए। बाबर आजम उनको बहुत पसंद करते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बल्कि कई बार इंटरव्यू में उन्होंने बोल रखा हुआ है कि इस एज के अंदर या इतने तजर्बे के साथ वो खुद भी इतना अच्छा नहीं खेलते थे जितना अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं। और बहुत से लोग उनके बारे में बात करते हैं। यूनुस खान ने अब्दुल्ला शफीक के साथ, जब यूनुस खान पाकिस्तान टीम के कोचिंग टीम का हिस्सा थे, तो लंबे लंबे उन्होंने इनको ट्रेनिंग करवा रखी थी और उस वक्त अच्छा परफॉर्म भी करते थे। मुझे याद है कि इन्होंने 2-3 बड़ी इनिंग्स खेली थी। मिसबाह हक हेड कोच थे, यूनुस खान साथ में बैटिंग कोच के तौर पर थे, बट मिसबाह हक ने कहा था कि इनका जो भी रोल है या जो रन कर रहे हैं उसका क्रेडिट यूनुस खान को जाता है कि उन्होंने इनके साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। बट उसके बाद फीके पड़े, पाकिस्तान के टी20 में भी आए, लगातार अंडों के ऊपर आउट हुए, वनडे की टीम का भी हिस्सा बने, वो छाप नहीं छोड़ पाए जिनके बारे में ये मशहूर थे, वैसा ये नहीं कर पाए हैं। आई होप कि अब इनकी वापसी हुई है, अगरचे पाकिस्तान के सबसे जो फॉर्म में बैटर थे शान मसूद, उनकी हेयरलाइन फ्रैक्चर की वजह से उनकी टीम में वापसी हुई है, बट मेरा मानना है कि इनमें कैपेसिटी तो है कि बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, बट जो